आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। तो दक्षिण में हिंदी ही क्यों है? दक्षिण में हिंदी क्यों नहीं? हिंदुस्तान है। भारत में अंग्रेजी पढ़ने वाला ये बहुत बढ़िया को बड़ा विद्वान होता होगा या बड़ा आदमी होता होगा। इस मानसिकता से हमने बाहर आना चाहिए और बाहर आना होगा। ऐसा क्या है कि राहुल गांधी आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और उसके बाद जवाब भाजपा की ओर से आ रहा है? भाजपा कोई जवाब नहीं दे रही। भाजपा ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब 65 लाख मतदाता बिहार के अंदर अवैध पाए गए। हाँ, उसकी पूरी डिटेल साइट के ऊपर डाल दी, वेबसाइट के ऊपर डाल दी। एक भी आदमी ने ये क्लेम नहीं किया कि मैं वैध मतदाता था और मेरा मत कट गया। कोई आदमी नहीं है आगे। ये एफिडेविट दे दे राहुल गांधी, शपथ पत्र दे दे, हाँ, दोबारा जांच करवा देंगे। कांग्रेस कह रहे थे शपथ पत्र किस बात का? डेटा तो आपका ही है, चुनाव आयोग का ही डेटा है। वो कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई है। तो एक अखबार में बयान देने से कुछ नहीं होता। मैं किसी के ऊपर आरोप लगाता हूँ, हाँ, तो मैं एफिडेविट दूँ, अगर मैं सच्चा हूँ दे दे। चुनाव आयोग मांग रहा है, क्यों नहीं दे रही है? आप जिस सदन के सदस्य हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया। पहले दिन रात में उन्होंने ट्वीट किया कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। तो क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य तो अब आदमी को प्रॉब्लम होते वक्त को क्या देर लगती है। हाँ, वो तो अगर हम शाम को ठीक ठाक बिस्तर पर सोए और सुबह उठे ही नहीं, सोए रह गए, तो इन बातों का तो क्या नहीं है, तो भगवान के हाथ की बात है। हाँ, और बीते दिनों पहलगाम वहाँ हमला हुआ, जिस तरीके से सरकार ने प्रचार किया, जिस तरीके से लोग उस भरोसे में गए, और उसके बाद आपके ओर से भी एक बयान आया जिसको में बाद में विवाद हुआ। आपने कहा कि महिलाएं जो गई हैं हमारी वो वीरांगनाएं नहीं थी। बेशक पहलगांव की घटना घट गई, लेकिन स्थिति फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी कंट्रोल में है। और हमने एक मानवता के आधार पर कह लो, जो पाकिस्तान ने किया उसके किए से ज़्यादा बड़ी सज़ा उसको दी जा चुकी थी। और युद्ध कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं है। समाधान फिर भी शांति ही होती है। और यही हमारे शास्त्रों ने और यही हमारे संस्कारों ने सिखाया है कि युद्ध रहते हुए राष्ट्र का ही नुकसान होता है। और एक पड़ोसी मुल्क ने जब ये समझ लिया कि हमने गलती की है और वो बैक फुट पर आ गया, तो सीज़ फायर करने में कोई बुराई नहीं है। लोग सोचते थे असुद्दीन ओवैसी मुसलमान है, कैसे? नहीं, देश का नागरिक है। जैसे नेहरू ने भी कहा था, भाई ये तो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं। आपने सदन में कहा था कि देश की सरकार जो है ऐसे मीडिया चैनलों के खिलाफ जो है क्या कोई कार्यक्रम प्रस्तावित कर रही है जो देश विरोधी सोच है जिनकी? मैंने कभी नहीं कहा, मेरा दिमाग बूढ़ा नहीं हुआ है। राज्यसभा की वेबसाइट पे आप ही के नाम से दर्ज है। कोई रिप्लाई दिखाओ इसका कहीं भी, कोई भी। अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से पत्रकारिता करता है तो उसको मैं गलत मानता हूँ। नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं विकास जांगड़ा। आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। रामचंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जी, तो मैं इससे पहले इंटरव्यू की शुरुआत करूं और हम सवालों से शुरुआत करें, तो एक छोटा सा परिचय मैं दे देता हूं रामचंद्र जी का। आपने संघ के स्वयंसेवक के तौर पर काम किया है और हरियाणा के लगभग 3 से 4 चुनाव में आपने भाग लिया और उसके 5 चुनाव में भाग लिया और उसके बाद राज्यसभा में ये आपका पहला टर्म है। और आज हम इनसे जो है वर्तमान देश की राजनीति में जितने मुद्दे हैं उन समेत इनके सफ़र पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं चाहूँगा सर, शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। संघ का जो आपसे हमारी जैसे बात भी हो रही थी, संघ का जो आपका इतिहास है, बैकग्राउंड है, और संघ का आजकल एक फेवरेट टॉपिक भी है और भाजपा का भी फेवरेट है और उनके निशाने पर संघ रहता भी है, राहुल गांधी। तो मेरे ख्याल से पहले हम इंटरव्यू की शुरुआत वहीं से कर लें। देखिए, मेरे लिए एक ये संयोग की बात थी, क्योंकि मेरी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी और पिताजी खेती करते थे। गांव में मैं पैदा हुआ, खरकड़ा गांव में, रोहतक ज़िले का एक गांव है, मेन हाईवे के ऊपर। वहीं से मैंने मैट्रिक तक की शिक्षा ग्रहण की, गांव के स्कूल से। और 1967 में मैट्रिक करने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक में मैंने ग्रेजुएशन के लिए दाखिला ले लिया। अब ये संयोग की ही बात थी कि मैं संघ के संपर्क में आया
और उस समय श्याम खोसला जी होते थे, इंग्लिश ट्रिब्यून के पत्रकार थे रोहतक में, वो शाखा चलाते थे। तो मैं शाखाओं में जाने लग गया। फिर वो चिंतन में थोड़ी सी बातें आती गई, ज़्यादा परिपक्वता नहीं थी, लेकिन दिल में एक भावना रही जी कि कांग्रेस ने इस देश का बहुत नुकसान किया है, कांग्रेस ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। कुछ गाँव में आर्य समाज का माहौल था, तो आर्य समाज भी, उनकी भी विचारधारा कांग्रेस के विरोध में ही होती थी। तो आर्य समाज की बैठकों में जाते थे, उसके प्रचार में जाते थे, गांव में प्रचार होते थे तो नियमित रूप से सुनने के लिए जाते थे। फिर स्वामी इंद्रवेश जी के संपर्क में आ गए, जो हमारे रोहतक के सुंडाना गांव से थे, काफ़ी युवा सन्यासी थे जी। तो काफ़ी आर्य समाज के भी प्रोग्रामों में आना जाना लगा रहता था। तो एक अंदर की जो एक विचारधारा भावना थी, वो एक एंटी कांग्रेस बन गई। 1967 में जैसे मैंने बताया मैट्रिक की थी जी। बीच में 1970 में एक हरियाणा और पंजाब के बीच में समझौता हुआ था, उसमें चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया था और कुछ अब और फाजिलका के हिंदी भाषी गाँव वो हरियाणा को दिए गए थे। उस समझौते के विरोध में हरियाणा में आंदोलन हुआ था, तो हम गिरफ्तार हो गए। हाँ। उस समय रोहतक की जेल यहाँ पर थी, जो आजकल जहाँ पर आईसी कॉलेज, इंदिरा चक्रवर्ती कॉलेज है, लड़की महिला कॉलेज है, तो उसमें महीने के लगभग हम रहे। तो उन दिनों ज़्यादातर आंदोलन में समय बीत गया और पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर पाए, तो एक साल मैं यूँ समझ लो फेल ही हो गया, ड्रॉप हो गया। तो जो ग्रेजुएशन मेरी 4 साल में हो जानी चाहिए थी, वो 5 साल में हुई। 1972 में मेरी ग्रेजुएशन हुई। ग्रेजुएशन के बाद 1972 में मैं महम चला गया। 1975 में महम में एक बाई इलेक्शन आ गया। तो संयोग की बात थी, कर्पूरी ठाकुर जी जो बिहार के उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके थे, उनको चुनाव प्रचार में बुलवाया था। संयोग था मेरी उनके साथ ड्यूटी थी 2-3 दिन, जब वो 3 दिन चुनाव में रहे तो रोज़ाना उनके साथ ही गांव में ले जाना, उनकी बातें सुनना, उनसे फिर चुनाव प्रचार बंद होने के बाद शाम को बैठना उनके साथ है। तो औपचारिक बातों में सारा एक चिंतन सा तैयार हो गया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये वर्ग क्यों पिछड़ गया, वो सारी चीज़ों के ऊपर चिंतन मंथन चलता। तो एक नया चिंतन एक दिमाग में पैदा हो गया कि हाँ, ये लड़ाई भी लड़नी चाहिए, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से संबंध रखता था। जी। तो सर मैं आपको यहाँ रोक लेता हूँ थोड़ा सा। आप ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, है ना, और आप भी ओबीसी से आते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने ओबीसी पिछड़े वर्गों के लिए ठीक ठाक काम किया, पर उनकी विचारधारा ये ठीक है। आप एंटी कांग्रेस की बात कर रहे थे, समाजवादी थी, और आप कह रहे थे आप संघ के प्रभाव में रहे। और पिछले दिनों में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया, ओबीसी कमीशन को, चुनाव पिछड़ा वर्ग आयोग को, और उसके बाद क्रिमिनल लेयर का जैसे हाल में अब देख रहे हैं मुद्दा है, मगर पिछले 6 साल से क्रिमिनल लेयर की सीमा नहीं बढ़ाई गई। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मतलब देखिए, जैसे संवैधानिक दर्जा पहली बार लंबे समय के बाद दिया गया पिछड़े वर्ग आयोग को। अब ये सारा मुद्दा पिछड़े वर्गों से जो संबंधित है वो आयोग की रिपोर्ट के आधार पर होगा। अब अगर कोई जाति ये क्लेम करे कि हमें भी पिछड़ा वर्ग का दर्जा दिया जाए, तो पहले सरकार निर्णय कर लेती थी, लेकिन अब ये मुद्दा आयोग के पास जाएगा। आयोग उस बात का सर्वेक्षण करवाएगा। अगर आयोग पॉजिटिव रिपोर्ट देगा तो शामिल कर लेंगे, अगर आयोग नेगेटिव रिपोर्ट देगा तो नहीं करेंगे। अब क्योंकि एक संवैधानिक संस्था होगी वो, अब ये सारे अधिकार पिछड़ा वर्ग आयोग के पास हैं, और ये बहुत अच्छी बात हुई है। वरना कोई हो क्लेम कर देता था आरक्षण के लालच में, वो जाति समाज में अगड़ी है, प्रबुद्ध है, खाती पीती है, और इसका आरक्षण का आधार जो मंडल कमीशन में हुआ था वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार के ऊपर हुआ था, पिछड़े वर्गों का वो नहीं था। तो बीच में ये क्रीमी लेयर का जो मामला आया, उस समय काफ़ी चिंतन मंथन के बाद ये हुआ था कि समय समय पर इसकी सीमा जैसे जैसे देश में आर्थिक स्थिति बढ़ती रहेगी उसी अनुसार ये बढ़ती रहेगी। हाँ। जैसे मैं देख रहा हूँ तो अभी जैसे मैं बात कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी हुई है, वेलफेयर ऑन बैकवर्ड क्लासेस। अब जैसे कमेटी की रिपोर्ट भी आती रहती हैं कि अब बीसीज के लिए अब ये करने की ज़रूरत है, अब ये करने की ज़रूरत है, वो सारी भी वेलफेयर के लिए आती रहती हैं।
तो उन्हीं के आधार पर अब जैसे फिर वो आयोग को जाएगी तो आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार फैसला कर देगी। बाकी जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मैं ये कह सकता हूँ कि पिछड़ों के आर्थिक सामाजिक उत्थान के लिए काफ़ी योजनाएं धरातल के ऊपर आई है, ये मैं कह सकता हूँ। तो भाषा का हमने देखा कि बीते दिनों विवाद सामने आया कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, आप राजभाषा समिति के सदस्य भी हैं और पिछले दिनों संयोजक भी रहे। तो ये जो पूरा विवाद है जिसमें कि आरोप लगता है कि हिंदी थोपी जा रही है, अंग्रेजी वाली जो बात है, तो उसको आप किस तरह से देखते हैं और आपको ऐसा कुछ क्या लगता भी है नहीं कोई है, बीच का रास्ता नहीं हो सकता है? त्रिभाषा फार्मूला है जी, एक हिंदी, एक स्थानीय भाषा हाँ, और एक अंग्रेजी। नहीं तो दक्षिण में हिंदी ही क्यों? मतलब मेरी बात उनका सुनो, उनका जी मेरी बात तर्क जो सुनो, जी। दक्षिण में हिंदी क्यों नहीं? हिंदुस्तान है, करुणानिधि, इससे बढ़िया हिंदी का कोई नाम हो सकता है? MG रामाचंद्रन, इससे बढ़िया हिंदी का नाम हो सकता है? जय ललिता, श्री देवी, विजयंती माला, हेमा मालिनी, इससे बढ़िया कोई हिंदी के नाम हो सकते हैं? संस्कृति से ही तमिल निकली हुई है, डायलेक्ट का फर्क है सिर्फ। तो हिंदी थोपी नहीं जा रही है वहाँ पर। हाँ, हिंदी को एक ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि हिंदी पूरे देश की भाषा है और उसमें संपर्क संवाद की सबसे बड़ी अगर भाषा है तो कोई हिंदी है। अब तमिलनाडु का आदमी हरियाणा में आएगा तो हरियाणा का आदमी अंग्रेजी तो सब लोग नहीं समझते, वो यहाँ पर हिंदी में बात करेगा तो उसकी समझ में आएगी। इसीलिए भारत सरकार ने 2014 के बाद से बहुत ही एक ऐसे अच्छे फैसले लिए कि हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे कुछ समय के लिए तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में जो केंद्रीय विद्यालय हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, उनके बच्चे वहाँ पर जाके पढ़ते हैं ताकि उनको उन भाषाओं का ज्ञान हो। तमिलनाडु के, केरल के, आंध्रा के, कर्नाटक के बच्चे या हरियाणा में और हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जैसे राजस्थान भी हिंदी भाषी है, बिहार भी हिंदी भाषी है, मध्य प्रदेश भी हिंदी भाषी है, उत्तराखंड भी हिंदी भाषी है, छत्तीसगढ़ भी हिंदी भाषी है, उन क्षेत्रों में आके वो बच्चे पढ़ते हैं, कुछ समय के लिए आते हैं, उन स्कूलों के अंदर वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उससे क्या होता है, एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना होती है। हमारे बच्चों को तमिल का ज्ञान होगा, वहाँ जाके उनको कठिनाई नहीं होगी। जब भी आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे, वो किसी काम से भी अगर चेन्नई जाएंगे तो उनके सामने भाषा की कठिनाई नहीं आएगी, वो तमिल को भी समझ सकेंगे, उनको अंग्रेजी में बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले क्या होता था, हम तमिलनाडु में जाके अंग्रेजी में संवाद करते थे। तमिलनाडु का आदमी यहाँ पर तमिल तो हम समझते नहीं, हिंदी भाषी क्षेत्र है, अब अंग्रेजी में करेगा तो अंग्रेजी भी नहीं समझेंगे हम, तो वो हिंदी भाषी सीखेगा। तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का एक सवाल है, इसमें थोपी नहीं जा रही है। त्रिभाषा फार्मूला है, वो उनके पास ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है उनकी अपनी भाषा, जो उनकी स्थानीय भाषा है। दूसरा ऑप्शन है हिंदी। हमने अंग्रेजी को तीसरे नंबर पर रख दिया। पहले क्या था, या तो अपनी स्थानीय भाषा या अंग्रेजी। क्यों रही अंग्रेजी? अंग्रेज गए इस देश से, अब अंग्रेजी भी जानी चाहिए। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। हम फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, चाइनीज़ सीखें, अंग्रेजी सीखें, उससे कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक भाषा की गुलामी करें कि उसी को एक स्टैंडर्ड माने कि भारत में अंग्रेजी पढ़ने वाला ये बहुत बढ़िया को बड़ा विद्वान होता होगा या बड़ा आदमी होता होगा। इस मानसिकता से हमने बाहर आना चाहिए, और बाहर आना होगा, तभी हम एक राष्ट्रीय चरित्र और चिंतन को विकसित कर सकेंगे अपने अंदर से। और जब तक आदमी अपनी भाषा से कट जाएगा तो अपने साहित्य से भी कट जाएगा, क्योंकि उसका अपने देश का साहित्य तो अपनी भाषा में मिलेगा जी। और साहित्य से कट जाएगा तो संस्कृति से भी कट जाएगा, फिर वो वेस्टर्न कल्चर का गुलाम हो जाएगा और उसी के राह के ऊपर चलेगा। तो ये बहुत बड़ी साजिश थी जी। जांगड़ा जी, माफ़ कीजिए मैं बीच में रोक रहा हूँ, पर जो आपने जिक्र किया बीच में कि किसी से भी आप उनकी भाषा ले लीजिए और उसके बाद आप संस्कृति से कट जाएंगे, जो विरोध हो रहा है, जो हिंदी इम्पोजिशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वही है कि हम अपनी तमिल में ही या महाराष्ट्र वाले मराठी में ही क्यों नहीं है। जैसे हमने पिछले दिनों वीडियो कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई बाध्यता नहीं है। हाँ, सरकार नई शिक्षा नीति के अंदर छूट है कि अपने स्थानीय भाषा में ही बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा हो। वो कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर है कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है। ये ऐसा कुछ नहीं है सरकार का उद्देश्य। सरकार ने तो स्थानीय भाषा को वरिष्ठता दी है, उसके बाद हिंदी होनी चाहिए, अंग्रेजी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में रहना चाहिए।
भाषा बाकी आगे कितनी सीखो, जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज कितनी सीखो, उसमें कोई कठिनाई पर नहीं। जैसा जब मैंने इंटरव्यू की शुरुआत की थी, राहुल गांधी जी का जिक्र किया था, तो वो अभी विपक्ष के नेता हैं, संवैधानिक पद पे हैं। उन्होंने भी यही कहा कि अंग्रेजी जो है वो विश्व की भाषा है, ऐसी भाषा है, वैश्विक भाषा है जिसमें आपको रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, बाकी चीज़ें होंगी। और आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी आपने तीसरे नंबर पर रखी, तो वो भी एक तरीके का कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। मैंने ये कहा है कि भाषा कोई सी भी सीखो आप, आपको अगर चाइना में जाके कोई बिजनेस करने का आपका इरादा है तो चाइनीज सीखिए आप, आपको जर्मन में जाना है तो जर्मनी सीखिए, हाँ, अगर इंग्लैंड में जाना है तो अंग्रेजी सीखिए आप, उसमें कोई बुराई नहीं है। भाषा सीखने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारी पाठ्यक्रम में जो है वो अंग्रेजी में हो, ये स्वीकार नहीं है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम अपनी ही भाषा में होनी चाहिए। अभी एक जो मुद्दा चला हुआ है, वो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बिहार में जो है, चाहे वो SIR का मामला हो या कर्नाटक के जरिए उन्होंने जो मुद्दा उठाया कि मतदाता सूचियों में फर्जी तरीके से नाम जोड़े गए, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं, तो ऐसा क्या है कि राहुल गांधी आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और उसके बाद जवाब भाजपा की ओर से आ रहा है? भाजपा कोई जवाब नहीं दे रही, भाजपा ने चुनाव प्रेस आयोग ही कॉन्फ्रेंस जवाब की- दे रहा है। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो संबित भाजपा पात्रा ने जी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव की। आयोग जो कह रहा है उसकी मान लो ना। हाँ, भाजपा ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। अब 65 लाख मतदाता बिहार के अंदर अवैध पाए गए, हाँ, उसकी पूरी डिटेल साइट के ऊपर डाल दी, वेबसाइट के ऊपर डाल दी। एक भी आदमी ने ये क्लेम नहीं किया हाँ, कि मैं वैध मतदाता था और मेरा मत कट गया, कोई आदमी नहीं है आगे। पहले 7 पॉइंट थे हाँ, अपने आप को भारत का नागरिक सिद्ध करने के, भारत में वोटर सिद्ध बनने के लिए 7 पॉइंट थे। चुनाव आयोग ने 7 पॉइंट को बढ़ा के 11 कर दिया, हाँ, 4 और बढ़ा दिए। 11 जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे आप उनकी बात कर रहे हैं। अगर उन 11 में से भी कोई एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता तो फिर वो भारत का नागरिक कैसे है, भारत का मतदाता कैसे बन सकता है? यही एक बात है। ऐसे लोग ना जिनका जन्म भारत में हुआ, ना कहीं भारत में वो हैं, फेक बिल्कुल। तो आप कह रहे हैं कि ये जो 65 लाख थे ये सारे विदेशी नागरिक थे? मैं सारे विदेशी नागरिक नहीं कहता, लेकिन फेक थे। हाँ, नहीं, उसमें जैसे जिक्र आया जो चुनाव आयोग का डेटा है मतलब कि जो आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। मैं नहीं कहता हर एक आदमी का विदेशी का यहाँ बना दिया, लेकिन वो फेक थे ही नहीं वो। नहीं, उसमें कुछ की मृत्यु हुई है, कुछ का स्थानांतरण हुआ है और कुछ के नाम डबल हैं, तो फेक कैसे हुए? स्थानांतरण तो फेक नहीं हुआ ना। अब मैं हरियाणा से दिल्ली आ गया नौकरी के लिए जी। लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर लोग हैं, लाखों नहीं बल्कि और भी ज़्यादा संख्या में हरियाणा में है। हाँ, बिहार के लोग वो वहाँ पर अस्थायी रूप से चाहे कहो रह रहे हैं, अपने मत भी बनवा रखे हैं। यहाँ पर भी बिहार के इतने लोग रह रहे हैं आउटर दिल्ली में, इधर शाहबाद, गाजियाबाद की तरफ उधर जी, सबके यहाँ पर वोट बने हुए हैं। अगर वो वोट वहाँ पर भी अगर बने हुए हैं बिहार में भी, तो एक ही जगह रहने चाहिए ना, या तो दिल्ली में रहें या वहाँ रहें, जी, यहाँ रहें। अगर वो प्रीफर दिल्ली को ही कर रहे हैं, परिवार उनके यहीं रह रहे हैं, रोजगार वो यहीं कर रहे हैं, और सिर्फ मतदान करने के लिए वहाँ जाएं वो, ये तो नहीं चल सकता ना। वोटर तो एक ही जगह रहेगा। बस ये तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो रिसर्च हुई है, SIR जिसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, हाँ, इंटेंसिव रिव्यू जो हो रहा है जी, इसका यही मतलब है कि एक एक चीज़ को माइन्यूटली गहराई से देख के कि ये मतदाता डबल तो नहीं है, इसकी मौत तो नहीं हो चुकी है, ये कहीं बाहर का अवैध प्रवासी तो नहीं है, घुसपैठिया तो नहीं है। उसके लिए 11 बिंदु तय कर दिए। अब 11 पर भी अगर कोई खरा नहीं उतरेगा तो फिर तो उसका मत कटेगा। पर जैसे कि एक जो जिक्र भी आता है और जिस तरीके से बिहार की पृष्ठभूमि है और बिहार का सामाजिक और बाकी रचनाएं हैं, और हम देखते हैं बिहार में लगातार बाढ़ भी आती रहती है, बाकी चीज़ की कागज़ों की कमी है, और चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे उनमें से एक मुख्य दस्तावेज आधार कार्ड जो है वो हटा दिया, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। अभी बाद में शामिल हुआ है नहीं, अभी पता नहीं। तो ऐसे में वो सवाल ये जायज़ नहीं है कि आप जो 11 दस्तावेज मांग रहे हैं और उसमें आधार कार्ड है ही नहीं, तो उन चिंताओं को जो है आप किस तरीके से कहते हैं? देखिए, आधार कार्ड के सिवाय 11 दस्तावेज ऐसे हैं कि आदमी आसानी से उनको उपलब्ध करवा सकता है, अगर है तो वो सही, और अगर सही नहीं है तो फिर उपलब्ध कहाँ से करवाएगा?
चुनाव आयोग ने ये कहा है, आज भी बयान आया है चुनाव आयुक्त का, कल भी आया था, कि हमने वेबसाइट के ऊपर पूरा डाल दी सूची। ये एफिडेविट दे दे राहुल गांधी, शपथ पत्र दे दे, हाँ, दोबारा जांच करवा देंगे हम। ना तो वो शपथ पत्र दे रहे, क्योंकि वो तथ्य है ही नहीं उनके पास, केवल राजनीति करनी है, अफवाह फैलानी है, गुमराह करना है जनता को। अब जनता गुमराह होने वाली है ही नहीं। पर कांग्रेस कह रहे थे शपथ पत्र किस बात का, डेटा तो आपका ही है, चुनाव आयोग का ही डेटा है, तो शपथ पत्र किस बात का? राहुल गांधी किस बात का देना है? वो कह रहे हैं कि ये वोट चोरी हुई है। तो एक अखबार में बयान देने से कुछ नहीं होता। मैं किसी के ऊपर आरोप लगाता हूँ, हाँ, तो मैं एफिडेविट दूँ, अगर मैं सच्चा हूँ तो मैं एफिडेविट दूँ, शपथ पत्र दूँ, हाँ ये मेरा आरोप सही है, दे दे। चुनाव आयोग मांग रहा है, क्यों नहीं दे रही है? हाँ, तो यही तो बात हो रही है कि जो चुनाव आयोग जो है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि शपथ पत्र मांग रहा है। नहीं तो आरोप लगाया लोकसभा में विपक्ष के नेता, संवैधानिक दर्जा है उनके पास, संवैधानिक पद है, ऐसे में चुनाव आयोग सुओ मोटो लेके जांच क्यों नहीं करवा लेता आरोपों की? देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो देश में पहली बार हो रही है। अब वो पहली बार तो होंगी। जब आज तक जो धांधली चलती रही, वो राजीव गांधी खुद कहता था कि हम तो केंद्र से अगर 100 रुपये भेजते हैं तो 15 ही आगे जाते हैं। हाँ, नहीं, अब 85 बीच में गायब हो जाते हैं। अब यहाँ से एक बटन दबाते हैं मोदी जी, तो पूरे देश के किसानों के खाते में 2-2 रुपये क्लिक देसी उनके खाते में चले जाते हैं। पहली बार ही हो रहा है। पहली बार कोई मूंगफली बेचने वाला QR कोड से पेमेंट ले रहा है। पहली बार भीख मांगने वाला भी, अगर आप ये कहोगे मेरे पास खुले पैसे नहीं है, वो भी मोबाइल पर कह रहा है इसमें डाल दो, वो भी QR कोड से पेमेंट ले रहा है। बहुत कुछ पहली बार हो रहा है देश में। तो अब ये तो सारी शुरुआतें, नया परिवर्तन की शुरुआत है। हाँ, पहली बार का आपने जो जिक्र किया, एक चीज़ और पहली बार हुई इस बार। आप जिस सदन के सदस्य हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का इस्तीफा हो गया, और पहले ही दिन हुआ वो भी, बिल्कुल सदन चला और पहले दिन, अगले ही मतलब पहले दिन रात में उन्होंने ट्वीट किया कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बेहतर मौका क्या होगा? आप सदन में पिछले 5 साल से हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं अब हवा में हैं, उनको लेकर कई तरीके की थ्योरियाँ चल रही हैं, तो क्या वजह मानते हैं आप सही से इस्तीफे? वो तो बात, मतलब स्वास्थ्य कारण तो सबको पता है कि नहीं, इतने बड़े पद पर वो थे, देश के सेकंड सिटीजन, दूसरे नंबर के नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, और काफ़ी अनुभवी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी रहे जी, राजनीति में रहे, पहले केंद्रीय में भी राज्य मंत्री रहे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, और गवर्नर भी रहे बिहार के। हाँ, तो काफ़ी अनुभवी नेता मैं उनको कह सकता हूँ जी। अब उन्होंने स्वयं अपना स्वास्थ्य का कारण दिया है, तो हम तो उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। अब वो कभी खुद ही अगर कोई बताएंगे तो कोई ऐसी बात होगी, लेकिन अब तक तो यही है कि उन्होंने कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और कुछ दिन पहले, इस्तीफा देने से पहले, आपको ध्यान होगा किसी जनसभा में उनको चक्कर भी आ गया था। ध्यान होगा आपके? जी, चक्कर आ गया था उनको, और बड़ा मुश्किल से वो संभल पाए थे। तो अब तक तो यही बात है, उन्होंने कहा है, तो इतने बड़े पद के आदमी ने एक बात कही है, तो हमें तो उसको सच मानना चाहिए। नहीं, ये बात आपकी ठीक है, पर जो सवाल उठ रहे हैं वो इसलिए हैं कि सदन की शुरुआत होती है, उसकी पहले से जानकारी होती है, करीब महीना भर पहले आप सब सांसदों को भी जानकारी दी जाती है। तो राष्ट्रपति जी तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उपराष्ट्रपति, सांसदों को जानकारी देने की तो कोई बाध्यता नहीं होती। नहीं, मतलब कि इस दिन से इस दिन तक सदन होगा, आपका ये चीजें होंगी, वो तो होता है, वो तो पहला दिन है, वो तो, और पहले दिन रात में आप ट्वीट कर रहे हैं कि स्वास्थ्य कारण है, तो वो जो है टाइमिंग एक तरीके से, अब आदमी को प्रॉब्लम होते वक्त को क्या देर लगती है। हाँ, वो तो अगर हम शाम को ठीक ठाक बिस्तर पर सोए और सुबह उठे ही नहीं, सोए रह गए, तो इन बातों का तो क्या नहीं है, तो भगवान के हाथ की बात है। हाँ, किस टाइम किसको क्या हो जाए। अब वो तो ठीक है, सदन की तो डेट जो है ना 1 महीना पहले आई जाती है कि इस दिन से इस दिन सदन होगा जी। लेकिन स्वास्थ्य कब किसका क्या गड़बड़ हो जाए, भी ये तो बात बड़ी, हमने कितने लोगों का ऐसा सुना है कि शाम को ठीक थे, सुबह हॉस्पिटलाइज हैं वो। तो वो तो स्वास्थ्य तो कभी भी हो सकता है, तो भगवान के हाथ की बात है। पर जिस तरीके की जैसे अफवाहें हैं, र्यूमर हैं, और पिछले 1 महीने से किसी ने मतलब पब्लिक अपीयरेंस नहीं है उनकी सार्वजनिक जीवन में, आप तो लंबे समय से उनको जानते भी हैं, उनका अपना निजी विषय है, उसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, उनका अपना निजी विषय है वो। ठीक है, एक आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जैसे
बार बार ये बात भी सामने आ रही है कि धनखड़ जी का अचानक जैसे इस्तीफ़ा हुआ और जिस तरीके से उन्होंने चीज़ें करी, और सत्यपाल मलिक जी का भी हमारे सामने उदाहरण है, तो आप इन अफवाहों को कैसे देखते हैं? नहीं, सत्यपाल मलिक का क्या है, मतलब नहीं, जैसे उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफ़ा हुआ, मगर एक नैतिक तरीके की विदाई जो है वो भी इस बार हमने नहीं देखी। देखो, जिस मतलब समय स्वास्थ्य कारण है, समझ में आते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारण बताते हुए इस्तीफा दिया है एकदम, और फिर उसके लिए व्यवस्था तो यही है कि उपाध्यक्ष होता ही है। उपाध्यक्ष सदन को चला रहे हैं, और अब आज जो है ना, अगले उपराष्ट्रपति के लिए सीपी राधाकृष्णन जी को उम्मीदवार एनडीए की तरफ से बना भी दिया गया है जी। और 9 तारीख को ही होगा, क्योंकि विपक्ष ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। वरना तो अगर अनअपोज्ड होते तो 21 को ही फैसला हो जाता, अगर और कोई अप्लाई नहीं करता। तो अब तो 9 का ही होगा जी। अब जहाँ तक सत्यपाल मलिक जी की बात है, अब देखो, मैं कह सकता हूँ कि उनकी भी कोई बीजेपी की पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई संघ की पृष्ठभूमि नहीं थी। चौधरी चरण सिंह के वो काफ़ी नज़दीक रहे और एक अच्छे वक्ता और अच्छे नेता के रूप में उनकी उत्तर प्रदेश में पहचान रही। तो जैसे ही बीजेपी में आए तो पार्टी ने उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव स्टेट थी उस समय जी, उनको इतना बड़ा प्रभार दिया गया, वहाँ के वो राज्यपाल बनाए। मेघालय के भी वो राज्यपाल रहे, गोवा के भी राज्यपाल रहे। अब राज्यपाल जैसे एक संवैधानिक पद और वो प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए, ये तो सर्वविदित है कि उन्होंने भी किसान आंदोलन के समय में, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था, वो कोई किसी पक्ष के लीडर नहीं थे। भारत के एक बहुत बड़े संवैधानिक पद पर, राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनकी भाषा जो है वो एक उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं थी कि जाट कभी दबता नहीं, ये समझते नहीं का क्या कैरेक्टर होता है, ये है वो है, मतलब इस किस्म की बातें कभी करनी भी नहीं चाहिए आदमी को। बाकी देखो, जीना मरना तो कुदरत के हाथ में है। अब उनका जितना जीवन था वो तो उतना ही मिलेगा आदमी को, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे सत्यपाल मलिक है, चाहे और कोई भी जीवन मरण तो किसी के हाथ में, दूसरे में, ये तो विधाता ने अपने हाथ में रखा है। हाँ। अब वो इस संसार में नहीं है, हम ज़्यादा कुछ उसके बारे में कहते भी नहीं। लेकिन बीजेपी ने उनको सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी जो गरिमा अनुकूल एक गवर्नर जैसे पद के ऊपर बैठे आदमी को बात करनी चाहिए, मैं ये स्पष्ट कहता हूँ कि उस समय उनकी बातों में वो गरिमा नहीं थी। उनको आरोप प्रत्यारोप के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए था जी। ये राकेश टिकैत जैसे लोग करें, ये तो हल्के लोग होते हैं, इनकी कोई बात नहीं होती। लेकिन एक राज्यपाल के पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति का बहुत बड़ा ऊंचा कद होता है, बहुत बड़ा एक उच्च संवैधानिक दायित्व होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं करा, न उनको हटाने की कोई बात कही। वो अपना पूरा कार्यकाल पूर्ण करके ही विदा हुए हैं जी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से ला लो या पूरी बीजेपी की तरफ से ला लो, उनको सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं की। और पर जैसे ही आप जो भाषा की बात कर रहे हैं और जिस संवैधानिक पद की और मर्यादा की बात कर रहे हैं, तो मुझे ध्यान आता है कि धनखड़ जी के बारे में बहुत कुछ कहा गया इन्हीं चीज़ों को लेकर कि जिस पद पर वो हैं, चाहे उन्होंने जुडिशरी को लेकर जो बयान दिए हों या सदन में जो है विपक्षी सांसदों को टोकना हो, अलग तरीके की टिप्पणी करना हो, बाकी चीज़ें हों। देखिए, ये तो हर आदमी का अपना अपना का एक सदन चलाने का तरीका होता है, क्योंकि प्रमुख तो जो है ना वो चेयर पर बैठा व्यक्ति होता है, सदन का नेता, सदन का प्रमुख जो है ना वो तो भारत की संवैधानिक परंपरा के अनुसार राज्यसभा का उपराष्ट्रपति ही होता है। अब हर आदमी का सदन चलाने का अपना एक तरीका होता है, उन्होंने अपने तरीके से सदन को चलाया है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो सत्यपाल मलिक जी की भाषा थी संवैधानिक पद पर बैठे हुए, तो मैं वहाँ से पूछना चाह रहा था कि धनखड़ जी पर भी इस तरीके की चीज़ें हुई कि उन्होंने नहीं कहना चाहिए हमारे था। तो ध्यान में नहीं आता कोई ऐसी धनखड़ जी ने कोई ऐसी बात कही हो जो, जैसा सत्यपाल मलिक जी रोज़ाना बयान देते थे
नहीं, धनखड़ जी ने भी कि मैं आपको वहाँ गोवा बुलाता हूँ, वहाँ ऐसी जगह रोकूंगा जहाँ पर प्रधानमंत्री आके रुकता है, आपके ऐसे रेस्ट हाउस में रोकूंगा। किसान आंदोलन के नेताओं को वो इनवाइट करते थे कि वहाँ हो, आप देखो आपका भाई वहाँ पर है। ये ठीक है कि कंटेस्ट में चाहे आप आदमी अपने समाज में और में लोकप्रिय होने के लिए कह दो, लेकिन एक गवर्नर के लिए ये सारी बातें उचित नहीं होती हैं, क्योंकि उसका पद बहुत गरिमापूर्ण पद होता है, वो किसी एक विशेष वर्ग का नहीं होता। अब जिस प्रदेश का एक वो संवैधानिक प्रमुख होता है, चाहे शक्तियाँ मुख्यमंत्री के हाथ में हों, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो प्रमुख वही थे। जम्मू कश्मीर तो मतलब गवर्नर के ऊपर ही सारा सब कुछ होता है। तब तक तो जब तक लोकप्रिय सरकार का कोई गठन नहीं हुआ था वहाँ पर, तब तक तो वही प्रमुख थे। अब ऐसे पदों के ऊपर बैठ के आदमी तो पूरे देश का हो जाता है, पूरी उसके लिए तो बहुत बड़ी उसकी राष्ट्रीय सोच हो जाती है। बाकी फिर भी आज वो संसार से विदा हो गए, मैं उनके ऊपर कोई ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। जी, आखिरी 2 सवाल जांगड़ा जी। और जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, मुझे ध्यान आता है कि आपने सदन में जब जम्मू कश्मीर के मामले पर चर्चा हो रही थी तो आपने बताया था कि किस तरह जम्मू कश्मीर सुरक्षित हो गया है, कैसे अब आप वहाँ जो है निर्भयता से जा पा रहे हैं, आज़ादी से घूम पा रहे हैं। आपने अपना निजी किस्सा भी सुनाया था। और बीते दिनों पहलगाम वहाँ हमला हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई, और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल ने जिम्मेदारी भी ली। पर सवाल वही है, जिस तरीके से सरकार ने प्रचार किया, जिस तरीके से लोग उस भरोसे में गए, और उसके बाद आपके ओर से भी एक बयान आया जिसको में बाद में विवाद हुआ। आपने कहा कि महिलाएं जो गई हमारी वो वीरांगनाएं नहीं थी। अहिल्याबाई होलकर के आपने कार्यक्रम में जिक्र किया था। तो उस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि अब आप क्या सोचते हैं। देखिए, मैं खुद पिछले 2 सालों में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय अपने राजभाषा समिति का भी मैं मेंबर हूँ और अर्बन डेवलपमेंट कमेटी का भी। जगदम्बा पाल जी उस समय उसके चेयरमैन थे, उनके साथ भी मुझे जाने का मौका मिला और मैं खुद भी अपनी कमेटी लेके गया। मैं राजभाषा समिति का संयोजक था उस समय, पहली उप समिति का। आजकल दिनेश शर्मा जी हैं, मैं मेंबर हूँ। और मैंने देखा कि वहाँ पर लोगों ने अपने घरों को गेस्ट हाउसों में परिवर्तित कर दिया, एक कमरा रहने के लिए रख के। इतना टूरिस्ट वहाँ पर चला गया, घरों को भी गेस्ट हाउसों में परिवर्तित कर दिया। और वो लोग गदगद थे, वो कह रहे थे जी हमारी तो जेबें नोटों से भरी हुई हैं, इतनी आमदनी हमारी होगी, हमारी लड़कियां, हम खुद निर्भय होकर रात को घूमते हैं, चाहे वो लाल चौक हो, चाहे वो डल लेक हो, चाहे कहीं भी हो, किसी किस्म का हमें कोई भय नहीं है। कोई सैनिक घूमते हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं, कहीं जैसे पत्थर आने की घटना रहती, जैसा मैंने सदन में ही बताया था। उससे पहले मैं जब चेयरमैन था हरियाणा सरकार में, मैं श्रीनगर गया था, तो मेरे खुद कज़न ब्रदर जो DIG थे उसमें BSF में, उन्होंने कहा भाई साहब ये धोती बांध के मत जाना, इसमें लीडर लगते हो, पता नहीं कहाँ से पत्थर आ जाएगा, कोई बुलेट आ जाएगी, अब कुर्ता पजामा पहन लेना। तो जहाँ पर अपनी पहचान भी छुपानी पड़ती हो, अपनी वेशभूषा भी बदलनी पड़ती हो, तो देश कहाँ होया फिर वो। आज जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्थिति नहीं है। बेशक पहलगांव की घटना घट गई, लेकिन स्थिति फिर भी जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी कंट्रोल में है। और जैसा आपने माननीय राज्यपाल जी का जिक्र किया, उन्होंने कहा हाँ भाई सुरक्षा चूक हुई है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, हो जाती है। तो लेकिन उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ठीक है हमारी 26 बहनों का सिंदूर उन्होंने पहुँच दिया, लेकिन हम उनको कल्पना से बड़ी सज़ा देंगे, उनके रहनुमाओं को भी देंगे, जो उनके संरक्षक करता है उनको भी देंगे, और वो दी। और पाकिस्तान का सारा डिफेंस सिस्टम तोड़ के रख दिया, पूरे हवाई सिस्टम उनका तोड़ दिया। और अभी पिछले दिनों 3 आतंकवादियों की पहचान बता दी जो थे भाई ये मारे गए हैं। वो पूरा का पूरा प्रकरण है, अब तो पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ आ चुका है। बाकी तो घटना जब घट जाती है, अब पाकिस्तान की इतनी भी हिम्मत थी, एक समय जब UPA की सरकार थी, हमारे सैनिकों के सर काट के लेके थे तो भी ये कुछ नहीं कर पाए थे। लेकिन अब तो चाहे कोई भी मामला हुआ हो, उसका पत्थर का जवाब गोली से ही दिया है, या ईंट का जवाब पत्थर से दे दो, या पत्थर का जवाब हमने गोली से दिया है, और पूरा उसको सबक सिखाया है। और मेरी समझ में पाकिस्तान आगे ऐसी हिमाकत करेगा भी नहीं। जो आप ईंट का जवाब पत्थर से देने और बाकी चीज़ों की बात करी आपने,
बार बार जो है ये सवाल यहाँ पूछा गया, विदेशों में भी पूछा गया, और इस तरीके का जिक्र आया कि सब चीज़ें ठीक जा रही थी जब पाकिस्तान अपने घुटनों पर था, तो अचानक से जब वो सीज़ फायर की घोषणा जो हुई, वो भी तीसरे पक्ष अमेरिका की ओर से, तो उसने कहीं ना कहीं देश के अंदर भी जो है एक तरीके देखिए, बार बार प्रधानमंत्री जी इस बात का खंडन कर चुके हैं कि हमारा और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है जी, और उन्होंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि हम तीसरे पक्ष की मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं करेंगे। पर ट्रंप उसके बाद अब वो 36 से 37 बार बोल चुके ट्रंप हैं। किस आधार के ऊपर दावा कर रहा है, लेकिन भारत सरकार पूरी तरह से इस बात का खंडन कर चुकी है कि पाकिस्तान की तरफ से ही प्रस्ताव आया और हमने एक मानवता के आधार पर कह लो, जो पाकिस्तान ने किया उसके किए से ज़्यादा बड़ी सज़ा उसको दी जा चुकी थी, और युद्ध कोई किसी चीज़ का समाधान नहीं है। समाधान फिर भी शांति ही होती है, और यही हमारे शास्त्रों ने और यही हमारे संस्कारों ने सिखाया है कि युद्ध रहते हुए राष्ट्र का ही नुकसान होता है। और एक पड़ोसी मुल्क ने जब ये समझ लिया कि हमने गलती की है और वो बैक फुट पर आ गया, तो सीज़ फायर करने में कोई बुराई नहीं है। पर सीज़ फायर जैसा कुछ हुआ नहीं है, और सीज़ फायर की घोषणा जो है वो वहाँ से ज़रूर हुई अमेरिका की ओर से, जैसा कि देखा भी है हमने बाकी चीज़ें, और हमारी ओर से कहा गया कि हमने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सिर्फ अबेंस में रखा है। बिल्कुल जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, अगर आगे भी उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकी घटना हुई तो आगे हम उसको युद्ध के रूप में लेंगे। और पूरे राष्ट्र में यह संदेश गया है कि भारत सरकार ने पूरा मजबूती के साथ बदला लिया है जी, और अपना पक्ष अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर भी हमारे सांसद जो गए हैं विभिन्न देशों के अंदर भारत का संदेश लेके पूरा मजबूती से पक्ष रखा है। और मैं बहुत ही एक अच्छा राष्ट्र के लिए संदेश मानता हूँ कि विपक्ष के सांसद जैसे कांग्रेस के शशि थरूर थे, वो एक डेलीगेशन के हेड बन के गए, उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। असुद्दीन ओवैसी जो ऑल इंडिया मुस्लिम के उसके AIMS है उनकी वो है जी, वो भी एक डेलीगेशन के हेड बन के गए, उन्होंने भारत का पक्ष मजबूती से रखा। लोग सोचते थे असुद्दीन ओवैसी मुसलमान है कैसे, नहीं, देश का नागरिक है वो, साथ के साथ हिंदुस्तानी भी है। तो पक्ष ने और विपक्ष ने पूरा राष्ट्रबोध रखते हुए अपने अंदर पूरी दुनिया में अपना पक्ष रखा है। अब यहाँ पर कुछ लोग तुच्छ मानसिकता, जैसे नेहरू ने भी कहा था भाई ये तो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं, तो यहाँ पर अगर अपनी छोटी मानसिकता रखते हुए केवल मात्र मोदी विरोध करना है, केवल मात्र बीजेपी विरोध करना है, चाहे सच्चाई उसके पीछे कुछ भी हो, तो उन लोगों का क्या इलाज है। ठीक, आखिरी सवाल जांगड़ा जी, आपने सदन में कहा था कि देश की सरकार जो है ऐसे मीडिया चैनलों के खिलाफ जो है क्या कोई कार्यक्रम प्रस्तावित कर रही है जो देश विरोधी सोच है जिनकी। मैंने कभी नहीं कहा। आपका सवाल है राज्यसभा, कभी नहीं कहा। मैं है आपका सवाल है सर, एक सेकंड। नहीं तो हाँ जी, नहीं मिलेगा ही नहीं। एक सेकंड, मुझे मेरी कही हुई एक बात याद है, मैं तो अभी मेरा दिमाग बूढ़ा नहीं हुआ है। नहीं मैं दिमाग की बात नहीं कर रहा, पर मैं नोट्स में एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। आपने कहीं वैसे ही नोट कर ली हो तो बेशक, नहीं, लेकिन मेरी ऑडियो वीडियो अगर कोई दिखा देंगे फिर मैं मान लूँगा। ये 3 फरवरी 2022 का सवाल है। क्या है? श्री रामचंद्र जांगड़ा जी पूछ रहे हैं, विल द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग be pleased to state whether government is taking any action against the news channel and journalists who are promoting anti-national thinking। ये आपका सवाल है सर। मैंने सवाल ही नहीं किया। तो आप ही के नाम से दर्ज है सर ना, राज्यसभा की वेबसाइट पे आप ही के नाम से दर्ज है। कोई रिप्लाई दिखाओ इसका कहीं भी, कोई भी। हाँ जी, और फिर है अगर ऐसा है तो उनकी आप डिटेल मांग रहे हैं, और क्या कोई कानूनी प्रावधान है जिसके अंदर जो है ऐसी चीज़ें आप सरकार ऐसा कुछ सोच रही हो, कंसिडर कर रही हो, जिससे इन चैनलों और पत्रकारों पर रोक लगाई जा सके। नहीं, मैं पत्रकारों पर, हमारी तो डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है पत्रकारिता भी, प्रेस भी। जी, लेकिन अगर कोई देश के बारे में अफवाह फैलाए, एंटी सोशल कोई मूवमेंट में शामिल हो जाए, तो पत्रकारिता के साथ भी ईमानदारी नहीं करता। ये तो मैं वैसे भी कह रहा हूँ आपको। हाँ, लेकिन मेरे तो ख्याल में मैंने कभी ऐसा कोई प्रश्न लगाया ही नहीं, मैंने कोई पार्लियामेंट में मैंने कोई ऐसा प्रश्न लगाया नहीं। बाकी तो वैसे मैं सरेआम कहता हूँ
कि अगर तो आपके हिसाब से मतलब एंटी नेशनल थिंकिंग क्या है वो देश विरोधी सोच जिसकी बात हो रही? देखिए, अब अगर आज भारत का वित्त मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री, पूरा भारत का सरकार का सिस्टम ये कहता है कि हम अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर पर आ गए जी, और अगर कोई चैनल किसी की ऐसी बात किसी को दर्शाने के लिए कि नहीं ये भारत का दावा गलत है, और वो अपनी मीडिया के अंदर उस बात को अगर करता है तथ्यों से परे होके जी, तो फिर वो तो उसमें राष्ट्र का ही नुकसान करता है। और अगर अब जैसे ही किसान आंदोलन हुआ उसमें भी कुछ लोगों ने, जबकि किसान कानून के अंदर कोई ऐसी बात थी नहीं जो एंटी किसान हो, आज भी मैं कहता हूँ उनको गहराई से अध्ययन करो जी। मैंने कांग्रेस के ज़माने में वो समय देखा है, हरियाणा से राजस्थान में हम गेहूँ नहीं ले जा सकते थे, गुड़ नहीं ले जा सकते थे, स्मगलिंग होती थी। और मोदी जी ने पूरे देश की मार्केट किसान के लिए खोल दी कि अपनी फसल को कहीं भी ले जाके बेच सकता है। और यहाँ तक भी कृषि कानूनों में यह किया गया कि जो किसी के साथ अगर उपबंध कोई करता है जो खेती का, कोई किसी किस्म का भी कोई किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिसको बोलते हैं जी, करता है, उसमें भी किसान को स्वतंत्रता दे दी कि अगर उसका भाव लगता है उसको कि तेरी फसल का जो कॉन्ट्रैक्ट में जो तूने भाव निश्चित किया है उससे ज़्यादा मार्केट में मिल रहा है तो भी वो स्वतंत्र है उससे ज़्यादा भाव पर बेचने के लिए, उसके ऊपर कोई भी बंधन नहीं होगा। तो फिर भी अगर कोई मीडिया में निरर्थक अगर कोई अफवाह फैलाता है तो मैं तो उसको कहूँगा वो एंटी नेशनल काम कर रहा है, क्योंकि किसी भी वर्ग को गुमराह करके उत्तेजित कर देना। और वो क्योंकि बेचारा भोला भाला गांव का किसान है, अगर कोई ऐसी कोई कदम उठा देगा, कहीं भी अगर छोटी सी अगर कोई बस फूक दो और कर दो और रास्ता रोको रख दो, देश नुकसान तो देश का ही होना है ना। अब अग्निवीर योजना प्रधानमंत्री जी ने चलाई, अब उसके पीछे कितना कि उन युवकों का भविष्य खराब हो जाएगा, वो फिर वो क्या करेंगे 5 साल बाद, फिर वो उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगी, उनको फौज से निकाल दिया जाएगा, जबकि उसके पीछे तथ्य कुछ और हैं। कि आदमी जितने दिन एक नौजवान रहेगा उसको एक सैनिक की ट्रेनिंग मिलेगी, एक तो उसके अंदर अपने आप ही एक सैनिक का भाव जगेगा, डिसिप्लिन का भाव जगेगा, और वो एक युवा अवस्था ऐसी होती है, उसी युवा अवस्था में आदमी के गुमराह होने के चांस होते हैं। अब जैसे नशे के सौदागर घूम रहे हैं, पाकिस्तान से स्मगलिंग हो रही है नशे की, और वो भारत के क्योंकि सबसे बड़ा युवाओं का देश है जिसमें 65% आबादी 35 साल से नीचे की है, शक्तिशाली देश उसी को माना जाता है जिसके अंदर युवा शक्ति ज़्यादा है। उसको कमज़ोर करने के लिए पड़ोसी देशों से नशा फैलाने की रोज साजिशें चलती है। और अगर युवक उस एज के अंदर एक ऐसी ट्रेनिंग में चला जाएगा जिसमें पूरा राष्ट्रभाव का ही उसके अंदर जागरण होगा, तो वो आगे की लाइफ में जो है ना वो इन बीमारियों से बच जाएगा, नशे से दूर हो जाएगा, एक डिसिप्लिन्ड जीवन जीने का वादी हो जाएगा। और उसके लिए मतलब आप जो कह रहे हैं वो है कि देश के अंदर जो है सवाल करना कोई एंटी नेशनल नहीं, सवाल करो लेकिन किसी निर्णय के खिलाफ निरर्थक अफवाह फैलाना। तो जैसे अग्निवीर का आपने जिक्र किया, उसकी निर्णय की पूरी एनालिसिस किए बगैर, देश का नौजवान है बेचारा, नौजवान को इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती। अगर उसको आप एकदम किसी फैसले से कह दोगे इससे तो तुम्हारा भविष्य चौपट हो जाएगा, तुम्हारे आगे समाज में कोई काम ही नहीं मिलेगा, आगे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, 5 साल के बाद क्या करोगे, करो इसके खिलाफ कोई आंदोलन, और अगर 10-20 ट्रेनें फुकवा दी, अरबों खरबों का नुकसान करवा दिया तो क्या होगा, फिर एंटी नेशनल हो। आज जहाँ पर बिहार में वो ट्रेनें फूकी गई इस अग्निवीर योजना के खिलाफ, आज वही जो नौजवान जो है ना अग्निवीर भर्ती होने के लिए लाइन में खड़े हैं। नहीं, वो बेरोजगारी भी उसमें, अगर उस टाइम वो गुमराह ना होते तो देश का अरबों खरबों का नुकसान नहीं होता ना। गुमराह हो गए। अब गुमराह कौन करता है? ऐसे ही लोग करते हैं जो जिनके पीछे कोई मार्क्सिस्ट चिंतन रहता है, कोई कम्युनिस्ट चिंतन रहता है। ये शुरू से ही जो CPI CPM मैं तो कहूँगा कंप्लीटली बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने खुले मन से कहा था ये इनकी राष्ट्रवादी सोच नहीं हो सकती। और
इनकी हमेशा ही एंटी नेशनल, ये आज़ादी के भी खिलाफ थे। और ये जब भी कोई मौका आता है, मैं कितने आपको हिंदुस्तान के ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, इनके लाल झंडे ने जो है गुमराह कर कर के हमारे नौजवानों को हड़ताल करवा करवा के, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री थी इसमें हरिद्वार से आगे, ये अपना इसमें ऋषिकेश में सबसे बड़ी IDPL की, हाँ, इंडियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। मैंने खुद देखा उस फैक्ट्री को, ऋषिकेश की को। वहाँ करवा करवा के आंदोलन, आज वहाँ घास जमी खड़ी है। और क्यों? प्राइवेट कंपनियों से मिल लेते हैं ये, उनकी दवाई बिकनी बंद हो जाती है, प्राइवेट कंपनियों के सौदागर हो जाते हैं। ये सदा से इंटरनेशनल काम करते आए हैं। और वो IDPL की इतनी बड़ी फैक्ट्री, जितनी इतनी स्टैंडर्ड की दवाई, आज वो कितनी बातें ऐसी हैं, वो जेनरिक औषधि वो भी एक पैदा करती, तो कितने लोगों को सस्ती दवाई मिल जाती। आज भी हमारी भारत सरकार जेनरिक औषधि दे रही है, सस्ते जेनरिक औषधि के केंद्र खोले हैं, और 30,000 करोड़ रुपया गरीब आदमियों को बचा दिया। जेनरिक औषधि केंद्र जिस दिन से खुले हैं, क्यों? कंपनियां अंधाधुंध वो एडवर्टाइजमेंट का पैसा और उसका कंपनी का कमिश्नर, दुकानदार, वो सब लेती हैं। डायरेक्ट जेनरिक औषधि केंद्रों से कितना पैसा बचा दिया मोदी सरकार ने। तो इस किस्म की अगर कोई आदमी अफवाह फैला दे कि जेनरिक औषधि तो ठीक नहीं है, इनको नहीं लेना चाहिए, वो तो इंटरनेशनल ही होगा फिर वो। और क्या करेगा? वो देश का ही नुकसान करेगा किसी न किसी कंपनी से मिलके, और वो ऐसा काम करेगा कि जिससे देश का भी नुकसान हो, गरीब आदमी का भी नुकसान हो। तो मैं इन चीज़ों को इंटरनेशनल मानता हूँ। और पत्रकारिता है, स्वस्थ पत्रकारिता होनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी एक संभलने का मौका देता है, सही खबर देता है, तो सरकार भी चौकन्ना होती है भाई ये कहाँ से आई है। और उसका एनालिसिस होता है बाकायदा। और अच्छी पत्रकारिता, स्वस्थ पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता करनी चाहिए। मैं उसके हक में हूँ। निर्भीक पत्रकारिता की और अच्छी पत्रकारिता की बात की, खैर मैं उस पर आऊँगा। पर ये सवाल आपका ही है राज्यसभा का, ये 23 नंबर सवाल है, 3 फरवरी 2022 का, और स्टार्ड है, मतलब तारांकित प्रश्न है आप ही की ओर से राज्यसभा। मैंने तो आज तक मेरे तो ध्यान में नहीं आ रहा है ये सवाल तारांकित प्रश्न, और ना मेरे पास इसका कोई कभी कोई उत्तर आया। हाँ। और मैंने तो नहीं, इसमें उत्तर में लिखा है कि स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस, और नीचे ये स्टेटमेंट है, पूरा 2 पन्नों का है। ये राज्यसभा की वेबसाइट से अभी निकाला मैंने। मेरे ध्यान में नहीं बात आई कि कभी, लेकिन मैंने आपको एलाबोरेट कर दिया, पूरा विस्तार से बता दिया कि पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, निर्भीक होनी चाहिए, और राष्ट्रहित में होनी चाहिए। हम उसकी कदर करते हैं। और अगर कोई मेलाफाइड इंटेंशन से पत्रकारिता करता है तो उसको मैं गलत मानता हूँ। ठीक है, जैसा कि आपने कहा जांगड़ा जी कि पत्रकारिता निर्भीक होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए और स्वतंत्र होनी चाहिए। ठीक है, इसी नोट के साथ जो है आज हम आपसे ये बातचीत ख़त्म करेंगे। और मुझे उम्मीद है आपको याद आ जाएगा कि सवाल आप ही का था। ठीक है, और न्यूज़ लॉन्ड्री के दर्शकों का ये इंटरव्यू देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।